गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजी सीनेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा ही कि जिन लोगों ने विज्ञापन 51 का फॉर्म भरा है या जो लोग आवेदन किए हैं, उनका एग्जाम अब नवंबर से दिसंबर माह में होने वाला है। तो जो लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं और तेज अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम इसी साल होना निश्चित है। आपका इफ बट उस पर कोई नहीं है। और एनटीए यूजी सेट का जो एग्जाम होगा नेट जीआरएफ के लिए, वो आपका दिसंबर माह में ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पर हम लोग तैयारी करते हैं, वो एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करते हैं। एजुकेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स, जितने भी मैटर्स है, सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया था वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस किया था यहाँ पर, कि ताकि आपको किसी भी चीज में कोई परेशानी ना हो। इसमें हम लोगों ने यूनिट 10 को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 9 को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 8 को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 7 के आज हम लोग सेक्शन बी पार्ट में चलेंगे। आज हम लोग सेक्शन बी में डिस्कस करेंगे। हाँ, हेलो, बोले। मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसकी तरफ से? दिक्कत हो रही है? इसकी दिखाई नहीं, मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन बी आज से हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में आपका क्या पढ़ना है? सेक्शन बी से पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सेक्शन ए में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए ना। सेक्शन ए की बात करेंगे तो हम लोगों ने पेडागोजी क्या होता है, पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। क्रिटिकल पेडागोजी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा। टीचर्स इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसको पढ़ा हम लोगों ने। फिर टीचिंग ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग जो होता है, शिक्षण आयोजन जो होता है, उसमें आपके 3 स्तर की बात हम लोगों ने करी थी। मेमोरी लेवल, जिसको हर्बर्ट ने दिया था। फिर हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको मॉरिसन ने दिया था। और रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको बिगे एंड हंट ने दिया था। इनके कंसेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया है। साथ ही हम लोगों ने एंड्रोगॉगी क्या होता है, एंड्रोगॉगी की डेफिनेशन, मतलब अगर बात करें, किसने दिया था? मैल्कम नॉस ने दिया था। इन्होंने 5 अजम्पशन दिए थे आपके। ठीक है, 5 अजम्पशन के साथ आपके प्रिंसिपल्स दिए थे, थ्योरीज दी थी आपकी। ठीक है, तो ये सब कब दिया था? 1984 ईस्वी में ही दिया था ये सब चीजें आपकी। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने डायनेमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था कल की डेट में। ठीक, तो इतना सेक्शन ए में हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को क्लियर किया है। आज हम लोग सेक्शन बी में सबसे मेन जो है असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट, जिसको आकलन कहते हैं हम लोग, जिसको आकलन हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके हम लोगों को आज की डेट में क्या पढ़ना है? मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। आप लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस में जब आप उठाकर देखेंगे, उसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग 2 बार लिखा है। तो याद रखिएगा, जो लास्ट में असेसमेंट ऑफ लर्निंग तीसरे पॉइंट पे लिखा है, उसको असेसमेंट एज लर्निंग आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसको आप लोग असेसमेंट एज लर्निंग कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बात करें। फिर हम लोग इसी के अंदर जो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में आपका प्लेसमेंट असेसमेंट है, आपका फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है, समेटिव असेसमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसी में असेसमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कॉग्निटिव असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव की बात करेंगे, तो एंडरसन एंड क्रैथवॉल के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्टिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो क्रैथवॉल ने दिया है। साइकोमोटर डोमेन जो है आज दवे ने दिया है, उसको हम लोग इस पूरे के पूरे सेक्शन बी में क्लियर करेंगे। मैं पूरा बता सकता हूँ, मैंने बताया कि सेक्शन बी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मतलब असेसमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स, जितने भी टॉपिक्स, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, इसको भी इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब कभी
हम लोग आकलन की बात करते हैं, असेसमेंट। तो असेसमेंट से पहले हम लोगों को 3 पॉइंट हम लोगों को क्लियर करना चाहिए। मान लो एक ये आपका एक हम बना देते हैं, ये आपका हो गया मापन, ठीक। दूसरा हो गया आपका क्या हो गया, दूसरा दूसरा आपका हो गया आकलन, ठीक। और तीसरा क्या हो गया आपका मूल्यांकन, ठीक। क्या हो गया मूल्यांकन, ठीक। ये 3 चीजें हो गई। मापन को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट होता है। आकलन को असेसमेंट हम लोग बोलते हैं, और मूल्यांकन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन को हम लोग इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक। मूल्यांकन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक। ये 3 पॉइंट होते हैं। मेजर करना, मेजर में आप देखते होंगे, मापते होंगे, जब कभी आप कपड़ा सिलवाने जाते होंगे तो आप देखते होंगे टेलर क्या करता है, आपकी नाप लेता है। जब आपकी नाप लेता है तो नाप लेते समय वो क्या करता है, कोई मापक यंत्र का प्रयोग करता है। कोई मापक यंत्र का, मान लो वो एक क्या करता है आपका, एक एक पतली सी छड़ी होती है या कोई धागा टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। ये ना एक लेता है, उससे उससे जो है वो जो है इंची टेप बोलते हैं उसको, इंची इंची टेप टेप, बोलते हैं। तो इंची टेप से वो आपके मेजरमेंट टेप मतलब आपके वगैरह। साइज लेता है पूरी वो, तो ये आपका क्या कहलाता है, मेजर कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। अब वो चीज यहाँ तक, फिर इसके बाद आकलन होता है। आकलन का मतलब होता है कोई भी चीज मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं है, सही है कि गलत है, ये सब चीजों का जब हम करते हैं तो वो आपका आकलन कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। लेकिन जो हमने उद्देश्य बनाए हैं, क्या उन उद्देश्यों को पूरा किया है इसने कि नहीं पूरा किया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लो ये उद्देश्य मेरा पूरा कर लिया, फिर इस उद्देश्य को भी मेरा पूरा कर लिया, फिर इस उद्देश्य को भी मेरा पूरा कर लिया, फिर उद्देश्य को भी मेरा पूरा कर लिया। तो ऐसे हम लोग जब मूल्यांकन करते हैं तब हम लोगों को समझ में आता है कि क्या चीज होना चाहिए और क्या चीज नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में कौन बड़ा होता है, तो अब आपको एक सीक्वेंस फॉर्म में मैंने बता दिया है कि मापन सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा आकलन होता है, आकलन से सबसे बड़ा जो है मूल्यांकन होता है, ठीक है। ये 3 होते हैं। अब इसकी बात हम लोग और कैसे करेंगे, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। कहते हैं मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट से बात करेंगे। कहते हैं क्वांटिफिकेशन, क्या कहता है, ये कहता है क्वांटिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्किल, हाउ मच। मतलब अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के किसी भी पहलू या किसी भी भाग का परिणामीकरण, जैसे कितना, मतलब कोई भी चीज कितना खाओगे, कितना पियोगे, या कितना सामान लाना है। जब कभी हाउ मच लगा दिया जाए, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, हाउ मच। मतलब कितना वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये होता है। इसमें क्या होता है, इसको और एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझाना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं अपने डेली लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, मेजर करते हैं किसी की लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, या कहीं इमारत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग करते हैं। कपड़े का नापना, काटना, छील, ये सब क्या कहलाता है आपका, ये सब आपका मेजरमेंट कहलाता है आपका, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ बोलना हो तो आप बताओ, मेजरमेंट के बारे में आप लोग और बता सकते हो, किसी के पास और कोई एग्जांपल सेट हो। नो सर, ओके यही रहेगा। ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट मापन को
क्लियर कर लिया है, कंसेप्ट क्लियर है। जब कभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो जाए या कपड़े के नापने की बात हो जाए तो ये आपका क्या कहलाता है, मेजरमेंट। जैसे लीटर मीटर ये सब जैसे आप लेते हो, ये सब मापक यंत्र है, मापक के उपकरण है, ठीक है। तो ये सब आपके होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आकलन में। आकलन क्या होता है, मतलब कहते हैं इट इज डिफाइंड एज अ practical application of measurement the actual performance of some type of measurement। मतलब इसमें कहते हैं माप के व्यावहारिक अनुप्रयोग कुछ प्रकार के माप के वास्तविक प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे इसको आप कह सकते हैं कि कोई एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे जब रिपोर्ट कार्ड बनता है तो रिपोर्ट कार्ड बनने के साथ ही उसके उसके उसका जो है अचीवमेंट टेस्ट होता है। क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं उपलब्धि, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपलब्धि परीक्षण। ठीक, जब कभी हम जाते हैं रिपोर्ट का लेने तो उसके बुद्धि का आकलन होता है, उसकी उपलब्धि परीक्षण होती है, उसका अचीवमेंट टेस्ट दिखाता है कि आपने, या आप कहीं पर जॉब लेने के लिए जाते हैं तो आप जो अपना रिज्यूमे देखते हैं तो आपके वो अचीवमेंट्स देखते हैं। अचीवमेंट का मतलब होता है कि आपने क्या क्या चीजें करी हैं, आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको वहां पर मेजर करता है, देखता है। वही आपका क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। आकलन इन द सेंस कि हम जैसे किसी भी पर्सन से मिलते हैं, जैसे आपको आपके सामने कोई खाना आता है, खाना किसी ने आपके घर में बनाया और उसने आपने उसको खाया, खाने के बाद जो आपने फीडबैक देते हैं तो उसका आकलन करने के बाद ही देते हैं, मूल्यांकन नहीं करना है, आकलन करने के बाद ही देते हैं। अब डिफरेंस यहाँ पर आपको 1 by 1 लिख लेना है यहाँ पर ना, कि यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी जो जिसको मापते हैं, मापने के बाद जब वो कपड़ा बनकर तैयार होता है तो उसको जब आप चेक करते हो तो वो आकलन कहलाता है ना, आकलन कहलाता है। इसमें वास्तविक मतलब रियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, या इसमें कह सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस लिखिएगा, एक्चुअल। अगर एग्जाम में आ जाए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस किस में आता है, अचीवमेंट टेस्ट किस में आता है, तो आप बताएंगे, आपके सामने ये 3 ऑप्शन होंगे, आप असेसमेंट में आप टिक लगाकर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेसमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इवेल्युएशन, क्या डिफरेंस है इसमें। कहते हैं कि ये जो है माप की तुलना में, मतलब मेजरमेंट और इसमें इन दोनों में, असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों की तुलना में इसका कंसेप्ट ब्रॉड है, बड़ा है। कहते इट इज रिसेंट साइंटिफिक कंसेप्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन मेजरमेंट एंड असेसमेंट, ठीक है ना। कहते हैं कि इसमें क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया में यह लगातार प्रक्रिया चलती रही। कहते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। टीचिंग लर्निंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है क्या चलता है, कंटिन्यूअस चलता है। लिख लीजिएगा, टीचिंग लर्निंग परफॉर्मेंस यहाँ पर कंटिन्यूअस चलता है आपका, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग परफॉर्मेंस यहाँ पर निरंतर रूप से चलता रहता है। यह एक मतलब जो होता है, इसमें केवल डाटाओं का संग्रह नहीं होता है, बल्कि छात्र जो है अपने समूहों में कैसा फैसला लेते हैं, कैसा फैसला नहीं लेते हैं, कुल मिला के विश्लेषण होता है। मतलब ये सबसे अंतिम होता है मूल्यांकन। सभी काम होने के बाद जब आप किसी भी चीज को एकदम फाइनल टच देते हो या फाइनल चीजें निकाल कर बताते हो तो वही आपका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में संशोधन की आवश्यकता, संशोधन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर संशोधन कैसे करेंगे, जब अंतिम पड़ाव आ जाएगा, अंतिम पड़ाव में संशोधन फिर से आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आकलन में हम हिंदी में क्या संशोधन कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है
निरंतर चलती रहती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट को चेक किया जाता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस पूरी की पूरी चलती है। तो ये आप कह सकते हैं, इसका एक छोटा सा आप गोला बनाएंगे और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ये आपका हो गया। फिर ये 3 गोले बनेंगे, फिर ये गोला बनेगा। ये मेजरमेंट कहलाता है। ठीक, ये आपका असेसमेंट कहलाता है, ये आपका इवैल्यूएशन कहलाता है। इससे आप नोटिफाई भी कर सकते हैं। मैंने अलग अलग बनाकर भी बताया और ये आपको तीनों के एक साथ भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, इतना बताया है। इसके आगे और अगर हम लोग पढ़ेंगे तो रिसर्च में हम लोग इसको और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोगों के जो यूनिट 7 है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें आपके यही इतने पॉइंट्स मेजर होते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर तो इसमें जो हम लोग के सिलेबस में है उससे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग का असेसमेंट है। असेसमेंट क्या होता है इसको पढ़ेंगे, फिर और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक ठीक, तो इसमें कहते हैं कि असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी जिसके द्वारा किसी ज्ञात लक्ष्य या लक्ष्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। मतलब यहाँ उद्देश्य जो आपने उद्देश्य बनाए हैं, उद्देश्य के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या गोल, जो भी गोल है उसके लिए नॉलेज, मतलब उसके लिए ज्ञान, नॉलेज प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी उद्देश्य है, मान लो उद्देश्य बनाए जो ऑब्जेक्टिव, उस उद्देश्य को कैसे फुलफिल करना है ये इसके बारे में ये बताता है। क्या करता है, इसके बारे में पूरा का पूरा ये आपका असेसमेंट बताता है कि कोई भी आपने जो आपने गोल बनाया है, जो आपने एम बनाया है, उसको किस तरीके से पा सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, ये असेसमेंट के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं असेसमेंट इज ए ब्रॉड टर्म इन दैट द इंक्लूडिंग टेस्टिंग। मतलब कह सकता है कि आकलन एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें परीक्षण जो है शामिल होता है। इसमें पूरा का पूरा टेस्ट शामिल होते हैं। क्या होता है, जितने टेस्ट होते हैं सभी के सभी टेस्ट इसके अंदर शामिल आपके होंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि आकलन जो होता है मानव व्यवहार के बारे में आंकड़ों को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। जब पुलिस होती है तो पुलिस क्या करती है, उसका एम होता है चोर को पकड़ना या जो भी क्राइम किया, क्राइम को पकड़ना है कि उसने क्राइम किया है, तो क्राइम को पकड़ने के लिए उस व्यक्ति से संबंधित जो है पूरे डेटा को कलेक्ट करना होता है। तो इसमें कह सकते हैं इस बात का टेस्टिंग करते हैं, इसमें इस बात का पता चलता है कि जिस एम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कोई भी बालक आया है, जैसे सीखने के लिए आया है, तो वो कितना सीख रहा है, यहाँ पर ये पता चलता है। ठीक, कितना सीख रहा है, कितना सीख रहा है। ठीक, यहाँ पे जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद ही हमको पता चलता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, उस कमियों को हम पूरा कर सकते हैं। कैसे, जब टेस्ट लेंगे, टेस्ट से ही हमें पता चलेगा कि उसके अंदर जो भी चीजें कम है उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो है 3 कंपोनेंट के बारे में बताए गए। इसके 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, 3 कंपोनेंट है इसके। नंबर 1, पहले नंबर पर है, आप लिखिएगा कंटेंट। पहले नंबर पर है आपका कंटेंट, कंटेंट है। ठीक है, नंबर 2 पे हम बात करेंगे, नंबर 2 पे आपका प्रोसेस है आपका। ठीक, प्रोसेस है आपका। और नंबर 3 पे आपका प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट है। क्या, कंटेंट है, प्रोसेस है और प्रोडक्ट है। कंटेंट मीन्स क्या होता है, सामग्री होता है। प्रोसेस मीन्स होती है प्रक्रिया, और प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पाद। तो ये इसके 3 कंपोनेंट बताए गए हैं अधिगम में। सीखने में जब कभी आकलन की बात करेंगे तो 3 प्रकार के कंपोनेंट बताए गए हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्या है, कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट।
ये डेफिनेशन हो गई। अब हम नेचर ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे। असेसमेंट की नेचर क्या होता है, तो कहते हैं कि यह छात्रों को या शिक्षार्थियों के रूप में उनकी प्रगति मतलब उनके जो है क्या कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बताता है। क्या करता है, कहते हैं कि इट गिव्स, इसमें कह सकते हैं, ये कहता है कि इट गिव्स स्टूडेंट ए मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज ए लर्नर। यहाँ पे प्रोग्रेस शो होता है, क्या होता है, प्रोग्रेस यहाँ पर होता है। ठीक, यहाँ पर प्रोग्रेस या उसकी उन्नति या उसकी प्रगति हमें दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, या इसमें कहते हैं कि यह सीखने की प्रक्रिया में छात्रों के पास अवलोकन के लिए अवसर प्रदान करता है। मतलब इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा तो कैसा होगा, क्लोज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब सीखने के दौरान जो है उनके पास, उनके नजदीक से हम लोग उनका क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से सीख रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सभी आपका आकलन या आपका असेसमेंट के अंतर्गत आता है और ये इसके नेचर के अंतर्गत आता है। आप वन बाय वन पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में इसके नेचर लिखेंगे कि आकलन में छात्रों की प्रगति, लिखिएगा, आकलन में छात्रों की प्रगति देखी जाती है या प्रगति का उपाय देखा जाता है। इसकी प्रकृति है, आकलन की प्रकृति में पहला पॉइंट है कि विद्यार्थियों के में छात्रों की प्रगति के उपाय के बारे में बताया जाता है। मतलब बच्चे कैसे प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े, मतलब पहला पॉइंट है प्रोग्रेस, लिख लीजिएगा, कैसे बढ़े इसके बारे में यहाँ पर बात होती है। फिर दूसरे पॉइंट में कहते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की प्रक्रिया में हम लोग नजदीक से विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। लिखेंगे इसमें सेकंड पॉइंट में लिखेंगे सीखने के दौरान या सीखने की प्रक्रिया में छात्रों का अवलोकन काफी नजदीक से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें विद्यार्थियों को या अधिगमकर्ता को लगातार फीडबैक प्रदान किया जाता है। छात्रों को लगातार प्रतिपुष्टि, जिसको इंग्लिश में फीडबैक बोलते हैं, प्रदान किया जाता है। ठीक, फिर इसमें आप लोग लिखेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। यूजेस वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज। अब इसके हम फंक्शंस की बात करेंगे या आकलन के कार्य की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक, फंक्शंस की बात करेंगे मतलब कार्य की बात करेंगे। आकलन का कार्य क्या होता है, तो कार्य में देखिए क्या क्या बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, कह सकते हैं डिटेक्टिंग फंक्शन, मतलब कार्य का पता लगाना। ठीक है, डिटेक्टिंग फंक्शन लिखेंगे, डिटेक्टिंग फंक्शन। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है मेकिंग डिसीजन होता है। इसमें मेकिंग डिसीजन होता है। ठीक, फिर इसके बाद आपसे क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी आपकी, स्क्रीनिंग होगी। ठीक, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर इसमें आपका इसमें रेमेडियल कोर्स फिर आपका आएगा। रेमेडियल कोर्स के बाद फीडबैक या रिस्पांस आएगा।
रिस्पॉन्स के बाद आपका लास्ट में क्या है, इंस्पिरेशन। ठीक, इंस्पिरेशन हो जाएगा आपका। तो इतने कहते हैं कि इसमें जब फंक्शंस ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे, आकलन के कार्य की बात करेंगे, तो आकलन के कार्य में डिटेक्टिंग फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब कार्य का पता लगाना होता है। मेकिंग डिसीजन मतलब यहाँ पे लिखेंगे कार्य का पता लगाना। ठीक, मेकिंग फंक्शन में निर्णय लेना, निर्णय लेना होता है। ठीक, फिर इसके बाद स्क्रीनिंग में होती जांच, जांच होता है। रेमेडियल कोर्स में क्या होता है, उपचारात्मक पाठ्यक्रम। उपचारात्मक पाठ्यक्रम। फीडबैक का मतलब क्या होता है आपका, प्रतिपुष्टि या अनुक्रिया। अनुक्रिया होती है। लास्ट में आपका क्या होता है, इंस्पिरेशन भी होती, प्रेरणा। ठीक, ये हो गया आपका, इसको भी नोट करिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये होता है, ये आपको क्या है, फंक्शंस ऑफ असेसमेंट की बात हम करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ असेसमेंट में आपके इतने पॉइंट्स बनेंगे आपके। इसमें हम लोग बात करते हैं, तीन लोगों की हम लोगों ने बात करी है, मेजरमेंट की, असेसमेंट की और इवैल्यूएशन की। ये तीन पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग असेसमेंट पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। लेकिन उससे पहले तीनों के कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग जस्टिफाई करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल हम देते हैं कि आप जो है कहीं पर जा रहे हो या कहीं किसी कोचिंग संस्थान में या किसी स्कूल में आप गए, और आपने जाने के बाद तुरंत जो है एक व्यक्ति आपके सामने आता है और उस व्यक्ति को केवल केवल और केवल आप देख रहे हो। केवल केवल क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि उसके उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, क्या वो हम उससे बात कर सकते कि नहीं बात कर सकते, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड का है कि नहीं है, क्या हमारे हमारे साथ ज्ञान वो रखता है, हमारे बराबर ज्ञान रखता है कि नहीं करता है। जब कभी हम ऐसी चीजों के बारे में क्या करते हैं, बात कर रहे थे कि जब कभी आप कहीं पर मान लो आप किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी व्यक्ति आपके सामने पढ़ता है तो आप उसको मेजर करते हो, ऊपर से लेकर नीचे तक मेजर करते हो कि वो कैसा दिख रहा है, किस तरीके का है, क्या मैं उससे बात करूं कि ना करूं। तमाम तरीके के आपके मन में जो बातें चलती हैं वो आपका मेजर कहलाता है। मेजर के बाद जब आप उस व्यक्ति से बात करते हो तो आप क्या करते हो, असेसमेंट लगाते हो, आकलन करते हो कि क्या उसके अंदर है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, है सही है कि नहीं है। या इन द सेंस है, जब कभी विवाह होता है, शादी होती है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो वहां पर मेजर करते हैं, एक दूसरे को मापते हैं या भापते हैं। सेकेंड स्टेप में आपका असेसमेंट आता है जिसमें आकलन किया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या हम उसके साथ आगे अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप रहा। तीसरे स्टेप में क्या होता है, जब हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ हम आगे की लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप वो मूल्यांकन के अंतर्गत आपका आ जाता है कि फाइनल डिसीजन इसके अंतर्गत हो जाता है। इस तरीके से भी हम लोग इस एग्जांपल को सेट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट बताओ। पर्सपेक्टिव, ठीक, असेसमेंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब यहाँ पर कि क्या होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं आकलन परिप्रेक्ष्य। आकलन परिप्रेक्ष्य, ठीक, आकलन परिप्रेक्ष्य होता है। सबसे पहले आकलन परिप्रेक्ष्य होता क्या है,
असेसमेंट पर्सपेक्टिव होता क्या है, तो इसमें होता है कि जब कभी हम आकलन जो होता है छात्र की प्रगति और उपलब्धि का जब हम आकलन करने का एक उपाय प्रदान करते हैं, तो वही आपका पर्सपेक्टिव। तो इसमें आपके 3 होते हैं, इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, सबसे पहले आपके सामने आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। लिखिएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब अधिगम के लिए आकलन, इसको नोट करिएगा, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है आपका, सेकंड हम लोग बात करेंगे असेसमेंट। आपका सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपका क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जिसको बोलते हैं अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन कह रहे हैं, अधिगम का आकलन, आकलन होता है आपका। ठीक है, जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग को हम लोग बोलते हैं अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया आप लोगों ने। पहले इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, कि सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग के वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं एक डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको कॉम्परेटिव वे में आपको बनाकर चलना है। ठीक है ना, चलो सबसे पहले अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का मतलब है सीखने के लिए आकलन। जब कोई बच्चा सीख रहा होता है तो उसके सीखने में क्या क्या चीजें और हम ला सकते हैं, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द असेसमेंट दैट बिकॉज पब्लिक एंड रिजल्ट इन स्टेटमेंट और सिंबल अबाउट हाउ वेल स्टूडेंट आर लर्निंग। मतलब अधिगम का आकलन जो होता है वह आकलन है जिसमें कोई सार्वजनिक रूप से या इस परिणाम को बताया जाता है या प्रतीक के रूप में बताया जाता है कि छात्र कितनी तरह से सीख सकता है। मतलब स्टूडेंट आर लर्निंग, हाउ वेल स्टूडेंट आर लर्निंग। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिख दें तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेटिव होता है, इसमें फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव को हम लोग रचनात्मक बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, समेटिव होता है। समेटिव जिसको संकलन बोलते हैं। संकलनात्मक होता है। और अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होता है आपका, तीसरे में आपके क्या होता है, सेल्फ पीयर असेसमेंट। सेल्फ पीयर
असेसमेंट, सेल्फ पीयर असेसमेंट मतलब सिर्फ स्वयं से समूह में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, सेल्फ से इसमें प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जब ये पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया, फॉर्मेटिव लिख दिया, तो फॉर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं सर? ये जो हिंदी में लिखा थोड़ा बता दीजिए। क्या ये रचनात्मक? नहीं नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग के नीचे ये फॉर्मेटिव लिखा है जिसको हिंदी में रचनात्मक बोलते हैं। क्या नहीं नहीं, बोलते हैं? उसका ऊपर असेसमेंट फॉर लर्निंग को अधिगम के लिए अधिगम के आकलन, लिए। अधिगम के लिए ओके आकलन सर। लिखा है, जिसमें पहला पॉइंट फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव को हम लोग क्या रचनात्मक कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मॉडिफिकेशन या हम लोग संशोधन कर सकते हैं। ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, आपको पता है कि इसमें जो है हम लोग संशोधन करके किसी भी चीज में हम लोग उसको और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, और बेहतर बना सकते हैं हम लोग। ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलती, मतलब ऑनगोइंग असेसमेंट है। ये लिखिएगा ऑनगोइंग, लिखिएगा ऑन गोइंग, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक, ऑनगोइंग प्रोसेस में ये चलता है, ऑनगोइंग प्रोसेस में ये लगातार ये जो है चलता रहता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, शिक्षक दिन प्रतिदिन जो है छात्रों पर निगरानी करता है, डे बाय डे टू डे उस पर बेसिक मतलब मॉनिटरिंग करता है। कहते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ऑनगोइंग असेसमेंट दैट अलाउज teachers to monitor student on a day-to-day basis and modify their teaching based on what the student need to be success। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या करता है, अध्यापक क्या करता है, छात्रों की निगरानी करता है, देखरेख करता है कि वह अपने जो भी उद्देश्य है उसको पाने के लिए क्या कर रहा है। यदि उसमें कुछ संशोधन करना पड़ता है तो संशोधन भी यहाँ पर करता है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ समय समय पर बच्चों का क्या करते हैं, हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, ठीक है ना, समय समय पर हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। इसमें क्या करते हैं, फीडबैक ले लेते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें कह सकते हैं, इसमें आपका सेमिनार होता है, आपका क्या होता है, सेमिनार्स होते हैं आपके, ठीक है, इसमें सेमिनार होता है और इसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को हेल्प कर, स्टूडेंट और टीचर जो है दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लिखेंगे टीचर एंड स्टूडेंट, लिखेंगे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों जो है, दोनों दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसमें इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, समय असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, अधिगम का मूल्यांकन करना है। जब अधिगम के लिए करते हैं, अधिगम के लिए मतलब बच्चे के सीखने के लिए करते हैं, जब किसी के लिए हम करते हैं तो उसमें हमेशा संशोधन, उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन की बनी रहती है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस वे में चलता है। जब का लग जाता है, का मतलब होता है कि उसमें समेटिव फॉर्म में वो आता है, किसमें आता है, समेटिव फॉर्म में वो आता है। इसमें कहते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो समेटिव फॉर्म में आता है और इसमें स्नैपशॉट कहते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज द स्नैपशॉट इन टाइम दैट लेट द टीचर, स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स नाउ how well each student has completed the learning task and activities। मतलब कहते हैं इसमें सीखने का जो आकलन है, सीखने का आकलन समय में स्नैपशॉट है, जो शिक्षक, छात्र और उनके माता पिता को यह बताने का प्रयास करता है कि प्रत्येक छात्र ने सीखने के कार्यों और प्रगति और गतिविधियों को कितनी अच्छी तरह से पूरा किया है, ठीक है।
कह सकते हैं कि ये जो है इसमें जो है यह जो है छात्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कैसा? उनके अचीवमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लिखेंगे इसमें पहले पॉइंट में छात्रों के अचीवमेंट, ठीक है, छात्रों के अचीवमेंट के बारे में ये बताता है। आप लिखेंगे, लिखिएगा, यह छात्रों के अचीवमेंट के बारे में बताता है। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, उपलब्धि के बारे में बताता है। ठीक है, छात्रों की उपलब्धि के बारे में यहाँ पर ये बताता है। ठीक, इसमें और अगर पॉइंट हम देखेंगे कि क्या होता है, एंड ऑफ सेशन में होता है। इसके बारे में जब किसी का हमें अचीवमेंट पता चलेगा तो कैसे? एंड ऑफ सेशन, मतलब कि लिखेंगे एंड ऑफ सेशन। ठीक है, एंड ऑफ सेशन, जब सत्र समाप्त हो जाता है तो देखा होगा आपने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक जो आती है आपकी, तो वो क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है, समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें ये हो गया। इसमें आप स्नैपशॉट लिख लीजिएगा, स्नैपशॉट भी लिखिएगा, स्नैप शूट होता है आपका। स्नैप शूट के बाद आपका इसमें प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट जब कभी आप करते हो, प्रोजेक्ट का जो है, प्रोजेक्ट जो होता है आपका वो समेटिव में आता है। प्रोजेक्ट्स हो गए आपके। और इसमें क्या आता है? पोर्टफोलियोज। सर एंड ऑफ सेशन के नीचे क्या लिखा है आपने? एंड ऑफ सेशन के नीचे स्नैप शूट लिखा है। पोर्टफोलियो आपका आएगा इसमें। पोर्टफोलियोज के बारे में हम लोगों ने बात करी ना। कंप्लीट डेटा, जब बच्चों का हमें कंप्लीट डेटा मिलता है, लिखेंगे कंप्लीट डेटा, कंप्लीट डेटा लिख लेंगे। कंप्लीट डेटा जो होता है वही आपका पोर्टफोलियोज होता है। इसमें हम लोग बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हैं। क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस, अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस लिखिएगा। परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ना, परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ओनली फॉर्मल रिपोर्ट मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? इसमें लिख लेंगे ओनली फॉर्मल रिपोर्ट, लिखेंगे, लिखिएगा ओनली फॉर्मल रिपोर्ट। ओनली फॉर्मल रिपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यहाँ पर केवल आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे फॉर्मल रिपोर्ट आपको मिलता है। जबकि असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में बात करेंगे, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, आकलन या मूल्यांकन। हाँ बोले सर, जो स्नैपशॉट है उसका वो बता दीजिए, वो होता क्या है एग्जैक्ट, नोट डाउन कर लें। अच्छा, 2 सेकंड। लर्निंग प्रोसेस में स्नैपशॉट का अर्थ है जिसमें शिक्षक, छात्र और उनके माता पिता को, शिक्षक, छात्र और उनके माता पिता को यह बताया जाता है कि प्रत्येक छात्र ने सीखने के कार्यों और गतिविधियों को कितनी अच्छी तरह से पूरा किया है। इंग्लिश में लिखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग
is the snapshot in in time that lets the teacher, student and their parents now how well each student has completed the learning tasks and activities. ओके क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे असेसमेंट एज लर्निंग की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र जो है शिक्षार्थियों के रूप में खुद के बारे में जानने में सक्षम हो जाते हैं और इस बात से वो अवगत भी हो जाते हैं कि वे कैसे सीखते हैं। मतलब कुल मिला के इसमें मेटा कॉग्निटिव आ जाता है। इसमें क्या होता है, मेटा इसमें मेटा कॉग्निटिव आ जाता है आपका। मेटा कॉग्निटिव इन द सेंस इसमें छात्र जो है खुद से अपना आकलन करना शुरू कर देते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में किसी चीज क्या इन द सेंस अपने सीखने में, अपने लर्निंग प्रोसेस में उनको पता रहता है कि वो कहाँ पे अपनी कमी कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी गलतियां हैं। उसमें किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद ब खुद अपनी कमियों को जान लेते हैं और अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे अपने आप के बारे में सोचते हैं। ठीक, अपने आप के बारे में सोचते हैं या कह सकते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं। लिखेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं अपने आप। ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है कि छात्र जो है नियमित रूप से अपने काम पर ध्यान पूरा का पूरा फोकस करता है और स्वयं जो है अपने ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, उसमें जो है एक दूसरे का आकलन करते हैं, ना कि यहाँ पर टीचर्स के पास जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वो अपना पूरा डेडिकेशन से अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस है, याद रखिएगा ये सब प्रोसेस जो है एक कंटिन्यूअस, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं ये प्रोसेस, ये लेकिन लॉन्ग लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। इसमें बालक जो कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने आप को हमेशा असेस करता रहेगा, अपने आप का आकलन करता रहेगा कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं, ओनरशिप जो स्वयं पर होता है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि एज स्टूडेंट इंगेज इन पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट they learn to make sense of information related to prior knowledge and use it for new knowledge। मतलब इसमें छात्र जो है अपने साथ के जो भी लोग होते हैं उनका जो है वो सब लोग अपने खुद का आकलन करते हैं। आकलन करने के बाद जानकारी इकट्ठा करते हैं, समझते हैं उन चीजों को। समझने के लिए प्रायर नॉलेज जो बताया मैंने उसको पूर्व ज्ञान बोलते हैं। अपने पूर्व ज्ञान से सीखते हैं और उसी के आधार पर नए ज्ञान को ऑब्जर्व करते हैं, नए ज्ञान का उपयोग करते हैं। मतलब पुराने ज्ञान को सीखा है, पुराने ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान का प्रयोग करना वो लोग आगे लाइफ में करते हैं। यहाँ पर ठीक, यहाँ पर शिक्षक, सहकर्मी सब लोग अलग अलग अपना काम करते हैं। यहाँ पे सुधार और परिवर्तन के लिए सब कुछ अपने आप से ही वो करते हैं, किसी का वो हेल्प नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हम लोगों ने फॉर्मेट, ये हम लोगों ने बात करे तीनों, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, चलो। हाँ, अधिगम का आकलन में ओनली फॉर्मल रिपोर्ट इसमें मिलती है आपकी। कोई भी छोटा कोई भी आपने उद्देश्य बनाया, उस उद्देश्य को फुलफिल होने के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड बन के आ जाएगा।
ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट पूरा मिलता है, ओनली फॉर्मल, औपचारिक रूप से एक रिपोर्ट आपको एक पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है औपचारिक रूप से। और इसमें क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिलता है। इसमें लिख लीजिएगा फॉर्मल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अधिगम के लिए आकलन या फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग में लिखिएगा फॉर्मल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिलती है। इसमें ओनली फॉर्मल रिपोर्ट मिलती है। इसमें क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, मेटा कॉग्निटिव होता है, बच्चे इसमें जो है अपने आप के बारे में सर स्वयं सोचते हैं। थर्ड वाले में क्या होता है? थर्ड वाले में क्या होता है, में जैसे आप है, आपको नेहा हो, स्निग्धा हो, आप लोग आपस में डिस्कस करो और सेल्फ से ही अपनी चीजों को, कमियों, जब आप डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है, तो आप लोग खुद ब खुद वो कमियों को दूर कर लोगे, ठीक है। तो ये सेल्फ पीयर असेसमेंट होता है। स्व समूह आकलन होता है कि हम समूह में बैठते हैं, समूह में बैठने के बाद हम लोगों को अपनी कमियों का पता चल जाता है, ठीक। इसमें बच्चा किसी टीचर से किसी और से डिस्कस करने नहीं जाता है, उसके अंदर इतनी तो ये पावर सर आ लाइफ जाती है लॉन्ग उसके चलता माइंड है, में कि क्या अच्छा है थर्ड क्या वाला गलत सर ये है। लाइफ लॉन्ग चलता है। हाँ, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसी निश्चित समय तक नहीं चलती है आपकी। क्लियर? सर हाँ, सर ये हमारा एडल्ट के लिए बस होता है कि चाइल्ड पर्सपेक्टिव है? मेटा कॉग्निटिव हमेशा एडल्ट में ही आएगा, चाइल्ड में तो आएगा ही नहीं। जी सर। हाँ, हाँ सर, इसीलिए कंफर्म किए हैं क्योंकि ये तो हम एडल्ट ही कर सकते हैं ग्रुप में। जी बिल्कुल, जिनका जो है जिनका जो है दिमाग विकसित हो चुका होगा, वह जो अच्छा बुरा अपने आप फैसला कर सकते हैं, उनके लिए ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग होता है आपका। क्लियर? तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। आपका यही होमवर्क है कि आप लोग इसको याद करके आइएगा और आप लोग अपनी तैयारी को यही 1 घंटे नहीं, आप इसके बाद इसको रिवीजन किया करो, प्लस जो आप क्वेश्चन पेपर बनाया करो, ये जो आपने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को जरूर फॉलो किया करो और फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस जितना करोगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जितना आपको पढ़ना है उतनी चीजें आपको अपने सब्जेक्ट एजुकेशन में पढ़ने को मिलता है। चाहे आपकी पहली यूनिट में आप जाओगे, साइकोलॉजी और आपका फिलॉसफी पढ़ा चुके हैं आपको, फिर दूसरा आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा और कम्युनिकेशन यहाँ बता रखा है। फिर आपका रिसर्च आता है, रिसर्च यूनिट 6 को पूरा का पूरा डिट्टो हमने 1 by 1 डिस्कस किया, उसको भी आप देख लोगे। हायर एजुकेशन में आप जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में तो वहां पे भारतीय शिक्षा का इतिहास के नाम से आपका प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, 53 क्लासेस है, उसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको दिया, उसको आप नोट डाउन कर लो। और डीआई लॉजिक ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं, तो आप 1 by 1 चीजों को डेली 25-25 से 50-50 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। इससे क्या होगा, हैबिट में जब आपकी आ जाएगी तो आपको और बेहतर होगा। एक दिन में 25 ही करो लेकिन अच्छे तरीके से करना है सवाल आपको, ठीक है। तो सवाल भी आपको डेली करते रहना है, ठीक। ओके सर, ठीक है। आप लोग असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सेल्फ पीयर असेसमेंट आप लोग करते हैं, हम लोग जो बात करते हैं हम भी पीयर असेसमेंट के अंतर्गत ही हम लोग आते हैं, ठीक है ना। सेल्फ मॉनिटरिंग हम लोग अपने आप में करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास सर इसमें मेटा कॉग्निटिव का बता दीजिए पॉइंट। क्या चीज? हम भूल गए थे पूछना सर, भूल गए थे पूछना मेटा मेटा कॉग्निटिव का। कॉग्निटिव में क्या होता है, जब कभी कोई भी थिंकिंग पावर जो है काफी ब्रॉड लेवल पर होती है, जब हम किसी जो हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है वो क्या सोच रहा है उससे पहले हम उस चीज को बारे में जान जाते हैं, किसी की एक्टिविटी क्या हो रही है, वो किस तरीके से हाव भाव कर रहा है, उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाना, यही आपका मेटा कॉग्निटिव आपका कहलाता है, ठीक है। मतलब मेटा कॉग्निटिव ब्रॉडर नॉलेज जिसमें होता है, ठीक है ना, जिसमें किसी चीज को, हाँ बोले सर जो मेटा कॉग्निटिव है उसको शॉर्ट में भी कॉग्निशन का कॉग्निशन बोला जाता है ना? कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन, यस। हाँ तो ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है मेटा कॉग्निटिव का मतलब होता है जहां पर ब्रॉडर चीजें होती है, बड़ी चीजें कोई बारे में हम लोग, मतलब कोई होता है नॉलेजेबल पर्सन होता है लेकिन आप एक्स्ट्रा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, आप थिंकिंग क्रिएटिविटी थिंकिंग आपकी आ जाती है, तो वही आपका मेटा कॉग्निटिव के अंतर्गत आपका आता है।
ठीक जी जी सर। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे कल की क्लास में, और सब लोग होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे, आई होप। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद सभी को।